हेलो फ्रेंड्स, स्टडी माई वे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत का प्राचीन इतिहास रहेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल भी हम देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशी राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की। धर्मपाल बौद्ध धर्म अवलंबी था। उसने काफी मठ व बौद्ध विहार बनवाए। वह एक उत्साही बौद्ध समर्थक था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला व सोमपुरी प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रानी त्रिशला किसकी माँ थी? तो आंसर साथ में दे रखे हैं। तो रानी त्रिशला महावीर जी की माँ थी। तो हम यहाँ महावीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माँ का नाम त्रिशला था। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईसा से 540 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकु वंशी परिवार में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। इसकी थोड़ी सी डिटेल भी हम देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान की कुरंत की लीग का एक प्रमुख अधिकारी था। सिकंदर की मृत्यु के बाद हुए डायडोची के युद्धों में सेल्यूकस ने सेल्यूसिड राजवंश और सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की। वह भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था और भारत के हिस्से के रूप में माने जाने वाले क्षेत्रों को सौंपने के बाद 500 हाथियों के लिए वैवाहिक गठबंधन स्वीकार कर लिया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वैदिक काल के किस विवाह को प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है? तो गंधर्व विवाह इसका सही आंसर है। प्राचीन भारतीय स्मृतिकारों ने विवाह के जो 8 प्रकार मान्य किए थे, गंधर्व विवाह उनमें से एक है। वैदिक काल के दौरान जब एक पुरुष और एक महिला ने प्रेम के लिए और अपने परिवारों की सहमति के बिना विवाह किया तो उस विवाह को गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह कहा जाता था। ये दो लोगों के बीच आपसी आकर्षण पर आधारित था, जिसमें कोई अनुष्ठान, गवाह या परिवार की भागीदारी नहीं थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सिंधु क्षेत्र की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो दक्षिण एशिया, मेसोपोटामिया, मिस्र ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है, लेकिन रूस सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। महान सिंधु क्षेत्र मिस्र, मेसोपोटामिया, दक्षिण एशिया और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ा घर था। 1920 के दशक तक इसकी खोज नहीं हुई थी। इसके अधिकांश खंडहर, यहाँ तक कि इसके प्रमुख शहरों की भी खुदाई की जानी बाकी है। प्राचीन सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर जो थे वो सिकंदर के जनरल थे। सेल्यूकस निकेटर एक्सजाइट निकेटर सिकंदर के सबसे योग्य सेनापतियों में से एक था, जो उसकी मृत्यु के बाद भारत के विजित क्षेत्रों को अपना उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईस्वी पूर्व उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने उसे लगभग 301 ईसा पूर्व में हरा दिया था। सेल्यूकस ने ही मैक्सनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था। तो आप देखते हैं कि जो भी एक्सप्लेनेशन है उनमें से भी काफी क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ और कब आयोजित की गई थी? तो दूसरी बौद्ध परिषद जो थी वो 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में आयोजित की गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सदी बाद अनुशासन संहिता को लेकर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि वैशाली के भिक्षु 10 बिंदुओं के संबंध में नियमों में छूट चाहते थे। कालाशोक के शासनकाल के दौरान
383 ईसा पूर्व में विशाली बिहार में एक दूसरी परिषद बुलाई गई थी। इस परिषद की अध्यक्षता सभा कामी ने की थी। इस परिषद ने 10 विधर्मियों की निंदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है वो अष्टाध्यायी में मिलता है। तो अष्टाध्यायी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाली महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ 700 ईसा पूर्व में लिखा गया है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं और प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। नेक्स्ट, गंधार शैली किसके काल में विकसित हुई? तो गंधार शैली जो वो कुषाण काल में विकसित हुई है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंधार शैली कुषाण काल में विकसित हुई। गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। गंधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव स्पष्ट है। इसका विषय केवल बोध है और इसी कारण इस कला को कई बार यूनानी, बोध, इंडो ग्रीक अथवा ग्रीको रोमन, यूनानी, रोमीय कला भी कहा जाता है। इस शैलियों की मूर्तियां अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के अनेक स्थलों में मिलती हैं। इसका प्रमुख केंद्र गंधार ही था और इसी कारण ये कला गंधार के नाम से ही ज्यादा लोकप्रिय हुई। गंधार कला के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। कुषाण तथा जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियां इस कला में प्राय नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? सिंधु जो घाटी सभ्यता के लोग थे उनको कांसा, तांबा, चांदी और सोना इन धातुओं का ज्ञान था, लेकिन उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी और इन 3 में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म की गेहूं पैदा करते थे। बनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है। तो जो बनावली यहाँ पे शब्द आया है तो ये बनावली हरियाणा क्षेत्र में है। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। ये दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। ये नगर अवशेष सिंधु नदी के किनारे सखर जिले में स्थित है। इसकी जो खोज की थी वो रखाल दास बनर्जी ने 1921 में की थी। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, कब की थी? तो रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और कब की थी? 1921 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? तो रुद्रदामन वो राजा थे जिनका जो नाम दर्ज है किस अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ जो अभिलेख है ये गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश दक्षिण पद्मामी में ही उसे भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। रुद्रदामन ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, गौतम बुद्ध के जीवन का कौन सा चिन्ह बताता है?
तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कमल जो है वो सही आंसर है। कमल जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन को दर्शाता है। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कमल और बैल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुशोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोलीय वंशीय थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ था। उनका पालन महारानी की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह उपरांत एक मात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और अपनी धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर वन की ओर चले गए। तो यहीं से आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था और उनके पुत्र का नाम राहुल था और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 14th क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? तो बौद्ध धर्म के महापंथ का जो विकास था वो कनिष्क के समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान निम्न वर्ग और महायान उच्च वर्ग। हीनयान एक व्यक्तवादी धर्म था। इसका शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। ये मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए संभव था। हीनयान संप्रदाय के लोग परिवर्तन अथवा सुधार के विरोधी थे। ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों का यूं त्यों बनाए रखना चाहते थे। कनिष्क द्वितीय शताब्दी 78 ईस्वी से 144 ईस्वी में कुषाण राजवंश के भारत का एक सम्राट थे। तो नेक्स्ट, कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? तो कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष थे। तो अश्वघोष के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बुद्ध चरित्र संस्कृत का महाकाव्य है। इसके रचयिता अश्वघोष हैं। इसका रचनाकाल 2री शताब्दी है। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। बुद्ध चरित्र महाकवि अश्वघोष की कवित्व कृति का आधार स्तंभ है। अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक। बुद्ध चरित्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन महाकवि अश्वघोष का समय ईस्वी प्रथम शताब्दी का अंत और द्वितीय का आरंभ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से अधिकांश ने किस आधुनिक राज्य में निर्वाण प्राप्त किया था? तो बिहार में जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से अधिकांश ने बिहार में ही निर्वाण प्राप्त किया था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के अधिकांश तीर्थकरों ने बिहार राज्य में ही निर्वाण प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया, जो वर्तमान में नालंदा बिहार में है। विशाली गणराज्य के कुंडग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर जी ने संसार से विरक्त होकर राजवैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। 17th, हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक हैं। तो इनमें से जो 3 दे रखे हैं ये तीनों ही हर्षवर्धन के द्वारा लिखित नाटक हैं, नागनाथ, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी हम देख लेते हैं। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था, जो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज्य किया। उसके 3 प्रमुख नाटक नागनाथ, रत्नावली और प्रियदर्शिका हैं। वह अंतिम बौद्ध सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों रातरंगी से भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसने मगध की राजधानी को अस्थायी रूप से वैशाली स्थानांतरित किया था? वो शिशुनाग थे, जिन्होंने मगध की राजधानी को अस्थायी तौर से वैशाली स्थानांतरित कर दिया था। शिशुनाग नाग वंश का शासनकाल लगभग 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईसा पूर्व के बीच तक का है। शिशुनाग वंश के राजाओं ने मगध की प्राचीन राजधानी गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया और वैशाली उत्तर बिहार को पुनर्स्थापित किया था। शिशुनाग ने अस्थायी रूप से मगध की राजधानी को वैशाली स्थानांतरित किया।
शिशुनाग ने अवंती प्रद्योत वंश को हराया और इसे मगध का हिस्सा बनाया। इससे मगध और अवंती के बीच 100 साल पुरानी प्रतिद्वंदता समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बिंदुसार के पिता कौन थे? तो बिंदुसार के जो पिता थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था और वह भारत के दूसरे मौर्य सम्राट थे, जिन्होंने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक साम्राज्य पर शासन किया था। बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु बरिसार भी कहा गया है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा के पुत्र बिंदुसार ने काफी बड़े राज्य का शासन संपदा में प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक ने महादंडनायक और महासंधि विग्रहिका दोनों के रूप में कार्य किया? तो समुद्रगुप्त ने महादंडनायक और संधि विग्रहिका के रूप में कार्य किया है। समुद्रगुप्त भारत के महान शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा। B.S. स्मिथ के द्वारा उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रचनाकार थे, का वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने महादंडनायक, मुख्य न्यायिक अधिकारी के साथ साथ महासंधि विग्रहिका, युद्ध और शांति मंत्री दोनों के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कब की? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा 261 ईसा पूर्व की थी। अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवान प्रिय, देवताओं का प्रिय अशोक था। कलहन की रातरंगिनी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। इस युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया था और इस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, उन्होंने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा के पुजारी बनने के साथ ही वे बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी एवं प्रचारक भी बन गए, जिन्होंने बौद्ध धर्म का देश विदेशों में भी प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त वंश के अगले शासक के रूप में समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना। तो समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भारत के गुप्त वंश के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। उनके राज्यकाल में गुप्त राजवंश अपने चरम उत्कर्ष पर था। ये समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त महान के पुत्र थे। उन्हें देवगुप्त, देवराज और देवश्री के नाम से भी जाना जाता था। उनके द्वारा विक्रम अंक, विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध के जन्म को किसके द्वारा चिन्हित किया गया था? तो इसका आंसर है अशोक मौर्य का एक रुमिनदई स्तंभ था, उसके द्वारा गौतम बुद्ध को चिन्हित किया गया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रुमिनदई स्तंभ शिलालेख, जिसे लुम्बिनी स्तंभ अध्यादेश के रूप में भी जाना जाता है, नेपाल में है। इसमें दर्शाया गया है कि अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की थी। उसने उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के करों को कम कर दिया। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्य विशेष के 20वें वर्ष में रुमिनदेई लुम्बिनी आया और उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया तथा भाग को घटाकर 1/8 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो महावीर की जो शिक्षाएं थी उसके संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। आचार रंग सूत्र, इस ग्रंथ में जैन भिक्षुओं के आचार, नियम और विधि निषेधों का उल्लेख है। भद्रबाहु चरित्र, इस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल की प्रमुख घटनाओं का विवरण है।
भगवती सूत्र इस ग्रंथ में महावीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं का विवरण है। इस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कितने महाजनपद थे? तो पीछे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो 16 जनपद थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाजनपद 16 राज्यों या कुलीन गणराज्य थे जो गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन भारत में मौजूद थे। अंगुत्तर निकाय जैसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ 16 महान राज्यों और गणराज्यों का बार-बार उल्लेख करते हैं जो भारतीय महाद्वीप के पूर्वी भाग में उत्तर पश्चिम में गंधार से लेकर अंगा तक फैले एक बेल्ट में विकसित और प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मैक्सनीज थे जिन्होंने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो मैक्सनीज के बारे में हमने पीछे भी थोड़ा सा पढ़ा था। मैक्सनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्यूकस ने भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार मैक्सनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मैक्सनीज को भारतीय इतिहास के पिता के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वह प्राचीन भारत का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नांकित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? तो बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने पीछे काफी क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको पता चल गया होगा कि वो मौर्य वंश से हैं, लेकिन जो अजातशत्रु है ये मौर्य वंश से नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। उसने अंग, लिच्छवी, विज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु के समय की सबसे जो महान घटना है वो बुद्ध का महापरिनिर्वाण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जैन स्त्रोतों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मात्र 24 वर्ष के शासन के उपरांत अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर जैन भिक्षु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। उन्हीं के साथ वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में रहे। इस समय उनकी आयु 50 वर्ष से भी कम थी। यहाँ गोमेतेश्वर अर्थात बाहुबली की बड़ी सी मूर्ति है जो विश्व की सबसे बड़ी एक प्रस्तर मूर्ति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार, राहुल, कुणाल या इनमें से कोई नहीं? तो कुणाल इसका सही आंसर है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। कुणाल 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक तथा रानी पद्मावती के सुपुत्र थे। दिव्या अवदान के अशोक अवदान और कुणाल अवदान में कुणाल के जीवन से संबंधित अनेक कहानियां हैं। कुणाल हिमालय में पाए जाने वाले पक्षियों में एक है। सम्राट अशोक जिन्होंने सारे भारत पर राज किया था, उन्होंने अपने पुत्र कुणाल का नाम इसी पक्षी के आंखों के ऊपर रखा था। कुणाल का संस्कृत में अर्थ होता है सुंदर नेत्रों वाला पक्षी। हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था वो स्तंभ कौन सा है? तो भाब्रू वो स्तंभ है जिसमें अशोक ने अपने बारे में बताया था। ये शिलालेख सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने की पुष्टि करता है और इस बात का प्रमुख प्रमाण साबित होता है। ब्रिटिश काल के एक कैप्टन वर्ट ने ईस्वी 1837 में विराटनगर में कुछ दूर भाबरू गांव में सम्राट अशोक के शिलालेख को खोज निकाला था। भाबरू राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। अशोक का 13वें शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। इसमें अशोक की कलिंग विजय का वर्णन भी किया गया है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें।